गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम शुरुआत करते हैं हमारे भौतिक मानचित्र में। भारत के भौतिक मानचित्र हम क्या देखेंगे? नदियों को देखेंगे। इससे पहले हम चर्चा कर चुके हैं दोस्तों भारत के भौतिक मानचित्र के अंतर्गत पर्वत और पहाड़ियों की, पठारों की, और फिर हमने चर्चा की थी मैदान की। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे हमारी नदियों की। तो हम नदियों में सबसे पहले क्या देखते हैं दोस्तों? नदियों में हम देखते हैं दोस्तों कि हम नदियों को क्या करेंगे, दो भागों में डिवाइड करेंगे। एक तो डिवाइड करेंगे हम आपकी ये पूर्वगामी नदी, और दूसरी डिवाइड करेंगे हम पश्चिमगामी नदी। पूर्वगामी नदी दोस्तों वो होती हैं वे नदियां जो किसी पर्वत या पहाड़ी के उत्थान से पहले से बह रही हैं। जैसे कि आप देखोगे हिमालय नदी है, ज्यादातर हिमालय नदी हिमालय की उत्पत्ति से पहले बह रही हैं। जब भी आप जैसे जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, जियोमॉर्फोलॉजी यानी भूआकृति विज्ञान में आप देखेंगे कि पर्वतों की उत्पत्ति कैसे हुई। पर्वतों की उत्पत्ति में आप देखेंगे कि ये नदियां थी पहले। ये नदियां आपके जैसे दो भाग थे, ऊपर का भाग और नीचे का पेनिनसुला भाग। पेनिनसुला के बीच में क्या था आपकी, जैसे आपने पढ़ा होगा गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड, जो कि हम जैसे अभी पृथ्वी की उत्पत्ति में हम उनको देखेंगे। तो दोस्तों क्या थी कि अंगारा लैंड था। अंगारा लैंड आपका ऊपर की तरफ चला गया और गोंडवाना लैंड आपका क्या था, नीचे की तरफ था। लेकिन प्लेटों में क्या है, निरंतर क्या हो रहा है कि प्लेटें आगे की ओर बढ़ रही हैं। जैसे हम जब प्लेट विवर्तन के सिद्धांत पढ़ेंगे तो प्लेटों को देखेंगे कि प्लेटें नीचे से अभी क्या है कि ऊपर की ओर डायरेक्शन कर रही हैं। कुछ प्लेट है जैसे प्रशांत प्लेट है, प्रशांत प्लेट का विस्तार हो रहा है। वहीं पे अटलांटिक है, अटलांटिक ओशियन का संकीर्ण हो रहा है, क्योंकि यहाँ अमेरिकन प्लेट और ये दोनों एक दूसरे से पास आ रही हैं। तो वो हम सारी चीजें किस में देखेंगे दोस्तों? प्लेट विवर्तन और भूआकृति विज्ञान के अंतर्गत देखेंगे। लेकिन हमारा यहाँ मुख्य फोकस क्या है कि नदियों को समझना। नदियों की मुख्य फोकस तो नदियों की अवस्थिति है। तो पूर्वगामी नदी एंटीसीडेंट रिवर वे नदियां होती हैं जो दोस्तों किसी पर्वत या पहाड़ी के उत्थान से पूर्व बह रही हैं। तो आपने हिमालय की ज्यादातर नदियों को देखा होगा दोस्तों। हिमालय की नदियां क्या हैं कि सारी जैसे तिब्बत प्लेटो के आसपास जो भी ग्लेशियर हैं वहां पे ये अवस्थित है। या उसके बाद जैसे अभी ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय, यहाँ पर जो भी आपके ग्लेशियर या बर्फ जमी हुई है वहां से निकलती हैं। सबसे पहले हम इसमें क्या देखेंगे दोस्तों, हम इंडस वाटर ट्रीटी को देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम क्या देखते हैं, आपने पूर्वगामी नदियों को समझा, यानी जो नदियां पहले से बह रही हैं। लेमन टर्म में समझे तो वे नदियां जो पहले से बह रही हैं, बाद में जैसे समुद्र या किसी का उत्थान हिमालय या किसी का उत्थान हुआ है, तो वे नदियां हिमालय या किसी भी पर्वत या पहाड़ी को काटकर आगे की तरफ बढ़ रही हैं। उसी हिसाब से हम देखेंगे पश्चिमगामी नदी या सबसिक्वेंट रिवर क्या होती है दोस्तों। पश्चिमगामी नदी वो होती हैं जो कि अपने पाथ का अनुसरण करती हैं। जैसे कि ज्यादातर आप क्या है पेनिनसुला रिवर देखेंगे दोस्तों। पेनिनसुला रिवर में क्या है कि वो अपने पाथ का अनुसरण कर रही है। यानी जैसे ज्यादातर रिवर है क्या है आपके पश्चिमी घाट से निकलती है, पश्चिमी घाट से जैसे बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। कुछ नदियां ऐसे कि जैसे कि रिफ्ट वैली में बहती हैं, वो भी क्या है कि अपने पाथ का अनुसरण करती हैं, यानी पश्चिमगामी यानी पीछे से चलती हैं जो नदियां। यानी पर्वत और पठार बने, उसके बाद क्या बना कि नदियों की उत्पत्ति हुई, नदियां उसका अनुसरण करने लगी, उसका जो भी पाथ है। तो दोस्तों ये तो रही हमारी पूर्वगामी और पश्चिमगामी नदी। इसके बाद सबसे हम पहले क्या समझेंगे दोस्तों, इसी को आगे बढ़ाते हुए पूर्वगामी नदियों को हम समझेंगे दोस्तों। आपकी क्या है कि हमने इनको बांट दिया, जैसे सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत यहाँ हम देखेंगे गंगा नदी तंत्र और यहाँ देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। उसके बाद हम प्रायद्वीपीय नदियों को पढ़ेंगे तो प्रायद्वीपीय नदियों को समझेंगे। अभी दोस्तों हम सबसे पहले क्या समझते हैं, जैसे इनकी अवस्थिति को देखने से पहले हम क्या देखेंगे,
इंडस वाटर ट्रीटी को देखेंगे दोस्तों। तो इंडस वाटर ट्रीटी है क्या दोस्तों, यानी सिंधु जल समझौता। दोस्तों इसको आप अज्यूम कर सकते हो, आप जैसे शहरी क्षेत्र से हो या ग्रामीण क्षेत्र से हो, कभी क्या है कि पानी को लेके जैसे कोई विवाद हो जाता है, तो पानी के विवाद को क्या होता है फिर, अब थोड़ा सा हम इसका हिस्टोरिकल डायमेंशन देखेंगे। हिस्टोरिकल डायमेंशन में क्या होगा दोस्तों, पहले क्या है, जो वर्तमान का पाकिस्तान है और वर्तमान का बांग्लादेश है, पहले क्या था, ये ब्रिटिश भारत के अंतर्गत एक ही टेरिटरी का पार्ट था। तो दोस्तों उसमें क्या थी, पानी के लिए कोई इश्यू नहीं था। लेकिन हमारी जैसे ही पाकिस्तान अलग हुआ, बांग्लादेश अलग हुआ, तो हमारी बाउंड्री डिवाइड हो गई। लेकिन नदियां तो कोई बाउंड्री नहीं देखती, तो नदियां क्या थी, एक देश से दूसरे देश में बहने लगी। तो उनको लेके जैसे विवाद हुआ, तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या दोस्तों, सिंधु जल समझौता हुआ, यानी सिंधु नदी के जल को कहां कितना कितना देना है, इसको लेके एक समझौता हुआ। और उस समझौता में दोस्तों सबसे पहले 2-3 क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है कि सिंधु जल समझौता सबसे पहले कब हुआ। सीधा क्वेश्चन आपसे हम बताए कब हुआ, तो दोस्तों हुआ था आपका 19 सितंबर 1960। इस समझौते में किस किसने भाग लिया था दोस्तों, इस समझौते में भारत के प्रतिनिधि थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये भारत के पीएम थे। और दोस्तों पाकिस्तान की ओर से थे, पाकिस्तानी प्रतिनिधि थे आपके मेजर जनरल अयूब खान, ये पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे। तो सबसे पहले दोस्तों हम जैसे भी एग्जाम देखते हैं तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि पाकिस्तान के पक्ष से कौन है और भारत के पक्ष से कौन है। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि भारत की ओर से भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, जबकि पाकिस्तान की ओर से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान थे, तब ये हमारा आंसर दोस्तों गलत हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की ओर से यहाँ पे प्रधानमंत्री ना होके वहां के राष्ट्रपति थे दोस्तों। तो ये तो क्या थी, इसकी तरफ से इन दोनों ने हस्ताक्षर किए थे। अगर आप कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमेशा इसे दिमाग में रखना है। अभी दोस्तों इसमें समझौते में कोई भी समझौता होता है तो समझौते कोई ना कोई मध्यस्थता करता है उसमें दोस्तों। तो इसमें मध्यस्थता की थी हमारे मध्यस्थता या आर्बिट्रेशन, वो किया था दोस्तों विश्व बैंक ने। तो कभी सीधा क्वेश्चन आ जाए कि सिंधु जल समझौते के अंतर्गत किसने मध्यस्थता की थी, आपके विकल्प हो सकते हैं विश्व बैंक हो सकता है, आईएमएफ हो सकता है या एआई भी हो सकता है। तो आपको दिमाग में रखना है दोस्तों इसमें मध्यस्थता की थी आपकी विश्व बैंक ने। इससे हम आगे चलते हैं। तो आगे अब इस समझौते का आउटकम क्या आया था, निर्गत क्या आया था, तो समझौते में क्या प्रावधान किया गया था दोस्तों, प्रावधान किया गया था कि ऊपर का जो भी सिस्टम है, यानी ऊपर की जो 3 नदियां यानी सिंधु झेलम चिनाब, तो आपकी दोस्तों क्या आती, सिंधु झेलम चिनाब, ये नदियां, तो इन नदियों का पानी पाकिस्तान को दिया गया। और नीचे की 3 नदियां थी यानी रावी, ब्यास और सतलज, दोस्तों इन नदियों का पानी आपको दिया गया था भारत को। तो कभी भी अगर इंडस वाटर ट्रीटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आपकी ये फैक्ट हमेशा याद रखना जरूरी है। अगर कभी आप मुख्य परीक्षा का भी आंसर लिख रहे हैं किसी भी पीसीएस या यूपीएससी की परीक्षा में, तो ये फैक्ट आपको डालना बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों। और इन्हीं से आपको आगे समझ में आएगा कि इनका क्या है, कि वर्तमान में क्या इशू चल रहा है। क्योंकि वर्तमान में कभी भी भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन होता है तो हमेशा एक ही बात आपने देखी होगी कि वो बात है
कि भारत क्या कहता है हम अपने पानी को रोक देंगे, तो और पाकिस्तान क्या कहता है ऐसे कैसे रोक सकते हैं, तो विश्व बैंक की उसमें क्या है भूमिका क्या है। तो आपको ये सारी चीजें इमर्ज होके आती हैं, तो आपको ये चीजें समझना दोस्तों बहुत जरूरी है। चलो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम क्या समझेंगे, सिंधु तंत्र को समझेंगे, सिंधु नदी तंत्र को समझेंगे। सिंधु नदी तंत्र के अंदर दोस्तों इसे मैं बताता हूं। सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत आप क्या देखेंगे, आप सबसे पहले नदियों को क्या देखेंगे, जैसे नदियों को कभी भी आप पढ़ें तो उनकी आपको डायरेक्शन देखनी है, उनकी आपको अवस्थिति देखनी है, ये कहाँ कहाँ से गुजरती है, यानी अवस्थिति मुख्य आ जाता है। अगर लार्जर टर्म में देखें तो दोस्तों आपका हो जाएगा कितने देशों से गुजरती है, दूसरे में हो जाएगा आपका कितने राज्यों से गुजरती है। दोस्तों अगर कहीं कोई विवाद है तो उस विवाद को भी आपको जानना जरूरी हो जाता है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे दोस्तों कि वर्तमान का पंजाब, उसको पंजाब क्यों कहते हैं, जैसे पंजाब उसका नाम ही पड़ा है, 5 नदियों का एक संगम होता है, वहां पे उसे पंजाब कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि हम सबसे पहले किस नदी को उठाते हैं, जैसे सबसे पहले हम देखते हैं सिंधु नदी को, सिंधु या इंडस। तो दोस्तों सिंधु व इंडस को देखते हैं, ये एशिया की महत्वपूर्ण नदी है। इसकी सबसे पहले हम देखते हैं कि ये कहां से निकलती है। तो दोस्तों आपको ये निकलती है मानसरोवर झील से। मानसरोवर झील से ही एक दूसरी नदी निकलती है जिसको आप आगे पढ़ेंगे, उसका नाम है दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि आपके चीन में बहती हुई आगे अरुणाचल प्रदेश से होती हुई असम से नीचे बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जन करती है। लेकिन हमारा मुख्य फोकस अभी यहाँ गया है दोस्तों सिंधु नदी। तो सिंधु नदी जैसे निकलती है मानसरोवर झील से निकलती है दोस्तों। मानसरोवर झील तिब्बत में पड़ता है, जो कि अभी चीन का ऑटोनोमस पार्ट है। तो इसका आंसर अगर चीन भी होता है तो चीन भी हो जाएगा दोस्तों। तो मानसरोवर झील से निकल के आपके यहाँ से लद्दाख वाले रीजन में जाते हुए, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से जाते हुए सीधा सीधा कहाँ जाती है दोस्तों, पाकिस्तान में होते हुए, पाकिस्तान से होते हुए आपके सीधे अरब सागर में गिर जाती है। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको बताया था ये पूरा क्या है, हिंद महासागर है। इसका ये वाला भाग यानी पश्चिमी घाट से या पश्चिमी तट से इधर का भाग अरब सागर बताया था, और इधर का भाग दोस्तों आपको बंगाल की खाड़ी बताया था। तो अब ये अरब सागर में गिरती है दोस्तों। अरब सागर में यहाँ पे इसका शहर बसा हुआ है, इंपोर्टेंट शहर है दोस्तों कराची। अगर कभी क्वेश्चन आता है आपका तो कराची शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो वो है आपका दोस्तों सिंधु नदी। तो सिंधु नदी कहां से निकली दोस्तों, मानसरोवर झील से निकली, और आपकी कहां पहुंच गई, अरब सागर में। दोस्तों इसकी लंबाई है अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया 3180 किलोमीटर। दोस्तों अब हमें इसका जानना है इसकी सहायक नदी कौन सी है। अगर हम सहायक नदियों को देखते हैं तो सहायक नदियों में से क्वेश्चन आता है कि इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है। यहाँ ट्रिब्यूटरी से मतलब है दोस्तों सहायक नदियां। तो हम जब भी नदी जिस तरफ फ्लो हो रही हो उस तरफ अपनी डायरेक्शन कर लेते हैं। हमारे लेफ्ट में जो है वो है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, और हमारे राइट में है वो है दोस्तों राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। अभी हम इसके परिप्रेक्ष्य में देखते हैं सिंधु नदी। तो हम सिंधु नदी से ऐसे खड़े हैं, तो यहाँ से आएंगे दोस्तों, तो वो क्या है आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में हम देख सकते हैं छोटी नदियां ज्यादा बड़ी नहीं है, जैसे दोस्तों श्योक है, गिलगित है, इस प्रकार से जैसे ये मुख्य नदियां हैं। जब भी हम इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी देखते हैं वो दोस्तों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि वो भारत का पार्ट है। तो जैसे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में आपकी दोस्तों आती हैं झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलज है। अभी हम इनकी लंबाई भी देखेंगे, ये कहां से निकलती हैं, कहां मिलती हैं, ये सारी चीजें अभी हम देखेंगे। तो हमने दोस्तों अभी क्या इसकी ट्रिब्यूटरी को देखा, यानी इसकी सहायक नदियां हैं। सहायक नदियां, तो इसे हमने किस में देखा सर दोस्तों, दो भागों में बांट दिया, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी और दोस्तों ये है आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी।
यानी दोस्तों क्या बताया था, बाईं ओर से मिलने वाली नदियां, दाईं ओर से मिलने वाली नदियां। बाईं ओर से मिलने वाली नदियों को हम दोस्तों देखेंगे, आपकी ये बाईं ओर से ये सारी नदियां हैं, जिसमें क्या देखते हैं आप दोस्तों, जो मुख्य नदियां हैं हम उन्हीं को देखेंगे। हालांकि छोटी मोटी नदियां हैं जैसे जासकर है, इस प्रकार से भी बहती हैं, लेकिन हमारा मुख्य फोकस है जैसे झेलम हुई दोस्तों, चिनाब हो गई, रावी हो गई, ब्यास हो गई और आपकी सतलज हो गई। तो दोस्तों ये क्या थी, हमारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी थी, यानी बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां। अब दाईं ओर से हम देखते थे मुख्य जैसे कुछ नदियां हैं, जैसे श्योक नदी है, गिलगित नदी है, ये दोस्तों कहां से बहती है, हमारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। हमारे लिए मुख्य फोकस क्या है दोस्तों, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, क्योंकि इनको लेके ज्यादातर क्या है, पाकिस्तान और भारत के मध्य क्या होता रहता है, विवाद भी होता रहता है दोस्तों। वो विवाद है, इसी के कारण क्या है, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। तो अभी हम इंडस को देखा, इसकी लंबाई कितनी है, कहां से बहती है। अभी हम इसकी सहायक नदियों की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हम जैसे नॉर्थ टू साउथ अगर इनको अरेंज करें तो दोस्तों हमारे सेम यही है कि जो भी आपको जैसे देख सकते हैं, इंडस है, झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है और सतलज है। इसी प्रकार से हम इनका अध्ययन करेंगे तो दोस्तों, तो हमारी झेलम रिवर है। झेलम रिवर सबसे पहले निकलती कहां से है दोस्तों, झेलम रिवर निकलती है हमारी पीर पंजाब श्रेणी से। हम जब भी हिमालय पढ़ रहे थे तो हिमालय में जैसे श्रेणियां पढ़ी थी, ट्रांस हिमालय में आपने पढ़ी थी लद्दाख, जास्कर, कैलाश अगर, और हिमालय से जैसे ग्रेटर हिमालय तो पूरा एक ही रेंज बनाता है, लेकिन उसके बाद हमने क्या था, लेसर हिमालय या लघु हिमालय पढ़ा था दोस्तों। लघु हिमालय के अंतर्गत आपने क्या देखा था दोस्तों, उसके अंतर्गत देखा था आपने पीर पंजाल है, धौलाधार है, रतन टिब्बा है, इस प्रकार से कुछ श्रेणियां देखी थी। तो अभी हम क्या देखते हैं दोस्तों, ये जो पीर पंजाल श्रेणी है ये कहां से निकलती है दोस्तों, झेलम नदी है वो पीर पंजाल श्रेणी से ही निकलती है। तो झेलम नदी की जैसे हम देखते हैं कुल लंबाई है दोस्तों 725 किलोमीटर, निकलती है दोस्तों पीर पंजाल से, और ये यहाँ पे पीर पंजाल श्रेणी से निकलते हुए जम्मू कश्मीर वाले रीजन में बहते हुए ये मिल जाती है दोस्तों आपकी चिनाब नदी में। चिनाब नदी में बह जाती है। इसमें दोस्तों कुछ जैसे डैम बने हुए हैं, डैम है जैसे आपके जो भी थोड़ा सा क्या पाकिस्तान के डिस्प्यूटेड है हमारे, वो है दोस्तों उरी डैम और किशनगंगा डैम। ये डैम है, ये हालांकि और भी डैम है, लेकिन हमारे लिए जैसे इंपॉर्टेंट है वही डैम मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है, और अदरवाइज और जैसे ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए मैंने अपने नोट्स में इनको इंक्लूड कर दिया है। उनके लिए मैं आपको क्या है उसकी टेलीग्राम पे पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा दोस्तों, उसका मैं आपको जैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कहीं भी करता हूँ मैं उसके लिए लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी हमने झेलम रिवर को देखा दोस्तों, झेलम रिवर निकली है पीर पंजाल से, चिनाब में मिल जाती है, 725 किलोमीटर लंबाई है इसकी, और इसकी जो भी मुख्य डैम है उनको देखा था। अभी दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, चिनाब नदी की ओर बढ़ते हैं। तो चिनाब नदी में हम क्या देखते हैं, चिनाब नदी निकलती है हमारी दोस्तों लाहौल स्पीति से। ये कहां पर है दोस्तों, ये है आपके हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश से बहती हुई दोस्तों, यहाँ से बहती हुई चिनाब रिवर आगे सीधे जाती है, यहाँ से झेलम का पानी और रावी का पानी अपनी ओर अपने बेसिन क्षेत्र में ले जाती है आगे की ओर। ये आगे सतलज और दोनों रिवर यहाँ मिल जाती है दोस्तों। तो आपने देखा कि चिनाब रिवर है वो निकल रही है किससे, लाहौल स्पीति से, जो कि आपके हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश से ये बहती हुई चिनाब रिवर आपकी पहुंच गई दोस्तों आगे पाकिस्तान की ओर चली जाती है, और ये किसमें है आगे, किसमें, सतलज से आगे जाके मिल जाती है। और सतलज और इन दोनों की जो भी मिश्रित जल है उसको या कन्फ्लुएंस है उसको बोलते हैं दोस्तों पंचनद रिवर, क्योंकि ये 5 नदियों के पानी को आगे ले जाती है, इसीलिए इसको बोल देते हैं पंचनद रिवर। तो दोस्तों ये थी हमारी चिनाब रिवर। चिनाब रिवर पे आपको मैं बता दूं कि 2 परियोजना इंपॉर्टेंट है, जैसे दुलस्ती परियोजना और रतले परियोजना, ये दोनों क्या है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है हमारे दोस्तों। अभी हम तीसरी नदी की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो तीसरी नदी है दोस्तों हमारी रावी नदी। तो रावी नदी आपकी निकलती है
ये वाला रीजन है दोस्तों धौलाधार श्रेणी। इससे पहले मैंने ये क्या है लेसर हिमालय का पार्ट है। धौलाधार श्रेणी से निकलती हुई ये क्या है, इससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। जैसे चिनाब रिवर है, चिनाब रिवर क्या है, जैसे दो रिवरों का संगम है दोस्तों। यहाँ से क्या होता है, यहाँ से चंद्रा रिवर है और दूसरी रिवर है आपकी भागा रिवर। चंद्रा भागा रिवर जहाँ से जैसे बहती है, आगे चल के वही दोनों नदियां क्या बनाती हैं दोस्तों, चिनाब रिवर बनाती हैं। अभी हम आगे देखेंगे दोस्तों, वो क्या देखा था हमने, रावी रिवर। रावी रिवर को जब हमने देखा था, रावी रिवर आपकी निकल रही है दोस्तों हिमाचल प्रदेश के धौलाधार श्रेणी से। धौलाधार श्रेणी से निकलती हुई ये क्या है दोस्तों, आगे जाती है और किसमें मिल जाती है दोस्तों, ये मिल जाती है चिनाब नदी में। इसकी कुल लंबाई है दोस्तों 720 किलोमीटर। अभी हम इसके साउथ वर्ड चलते हैं तो इसकी दूसरी ट्रिब्यूटरी है दोस्तों ब्यास रिवर। ब्यास रिवर निकलती है आपके हिमाचल प्रदेश के ब्यास कुंड से। ब्यास कुंड से निकलती हुई आगे चलती है, आगे पौंग डैम बनाती है दोस्तों। यहाँ पे एक पौंग डैम बना हुआ है। पौंग डैम से आगे चलती है दोस्तों, ये मिल जाती है आपकी सतलज नदी में। अब हम देखते हैं दोस्तों, जैसे सतलज नदी में मिली, इसकी लंबाई है अपनी 470 किलोमीटर। अभी हमारा जो आगे का क्वेश्चन है, ये आगे का नदी है हमारी दोस्तों, वो है हमारी सतलज नदी। सतलज नदी निकलती है आपकी कहां से, माउंट कैलाश से निकलती है दोस्तों। माउंट कैलाश है यहाँ पर। माउंट कैलाश देखिए भारत में क्या है, जैसे कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने के लिए जाते हैं, वो इसी क्षेत्र से होते हुए जाते हैं, ये यहाँ के लिए जाते हैं। तो दोस्तों माउंट कैलाश से निकलती है, जो कि तिब्बत में ऑटोनोमस पार्ट है चीन का। माउंट कैलाश से निकलती हुई दोस्तों ये आती है हमारे हिमाचल प्रदेश क्षेत्र के। हिमाचल प्रदेश से क्या है, ये याद जाती है जैसे पंजाब रीजन में जाते हुए आगे चली जाती है दोस्तों। और आगे चल के ये क्या है, चिनाब और आपकी ये सतलज नदी, दोनों नदी मिलके दोनों पानी ले जाती है यहाँ पर। और इसी को कहते हैं दोस्तों पंचनद नदी। पंचनद नदी आगे चल के क्या करती है दोस्तों, ये आपकी सिंधु नदी में मिल जाती है। अभी हम आगे चर्चा करेंगे दोस्तों इनके। जैसे ये थी हमारी पांचों नदियां। पांचों नदियों में आपने क्या देखा दोस्तों कि इनकी उत्पत्ति देखी, इनका उद्गम स्रोत क्या है, इनका विसर्जन बिंदु क्या है यानी माउथ क्या है दोस्तों, इनकी लंबाई कितनी है और इनका व्यवस्थित क्रम क्या है, इंडस वाटर ट्रीटी क्या है। इसके साथ ही हम कुछ चीजों को और देखते हैं दोस्तों। हमारे क्या है कि जब भी दो नदियां मिलती हैं उसको क्या कहते हैं, दो आब क्षेत्र, यानी दो नदियों का क्षेत्र। तो यहाँ पे दो आब क्षेत्र है, जो कि कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है आपसे। तो झेलम और सिंधु नदी का जो दो आब क्षेत्र है उसको कहते हैं दोस्तों हम सिंधु सागर। सिंधु सागर दो आब क्षेत्र है दोस्तों। आगे हम चलते हैं, इन्हीं के नाम से आगे आपको क्या करना है, इन्हीं का फर्स्ट वर्ड लेना है दोनों का, और आपको दो आब क्षेत्र प्राप्त हो जाएगा। जैसे झेलम और चिनाब का जो दो आब क्षेत्र है उसको कहते हैं छेज या छाछ। तो ये है दोस्तों छाछ, CH, ये छेज भी बोल देते हैं हिंदी में, छाछ भी बोल देते हैं। आपने तो आपको दिमाग में होना चाहिए, पहला सी लिया और इसका जे लिया, तो ये क्या हो गया, छाछ क्षेत्र हो गया, छाछ दो आब क्षेत्र हो गया। दोस्तों हम आगे चलते हैं, यानी चिनाब और रावी के बीच में जो भी क्षेत्र है उसको बोलते हैं हम दोस्तों रेचना। रेचना में क्या लिया, जैसे दोस्तों आपने रावी का आर ही ले लिया और इसका क्या ले लिया, चिनाब का हमने ले लिया CH। तो ये हो गया आपका दोस्तों रेचना दो आब। अभी हम आगे चलते हैं दोस्तों, तो आगे क्या है, हमने रावी और ब्यास के बीच में क्या देखा था, रावी और ब्यास के बीच में दो आब क्षेत्र है, उसको बोलते हैं दोस्तों बाली। यानी ब्यास का बी ले लिया आपने और रावी का आर ले लिया, दोनों को एक मिला हुआ जुड़ा रूप बना दिया, उसको बोलते हैं दोस्तों बाली। आपका तीसरा है ब्यास और सतलज के बीच का जो क्षेत्र है, दो आब क्षेत्र है, उसको बोलते हैं हम दोस्तों बिस्त। बिस्त दो आब क्षेत्र यानी ब्यास और सतलज। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा दोस्तों, हमने हमारे जैसे दो आब क्षेत्र को देखा, जो दो आब क्षेत्र मतलब दो नदियों के बीच में कौन कौन सा क्षेत्र बन रहा है। इस प्रकार से हमने क्या देखा,
कि सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत मुख्य मुख्य चीजों को देखा जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपसे एक और क्वेश्चन यहाँ पे बनता है सामान्यतः कि इन नदियों को आप लंबाई के क्रम में व्यवस्थित कीजिए, या जैसे असेंडिंग डिसेंडर कुछ भी आ सकता है। तो दोस्तों सबसे ज्यादा लंबाई किसकी होगी? आपकी सिंधु नदी की है। सिंधु नदी के आप उसके बाद सतलज नदी है, सतलज के बाद दोस्तों जैसे आपने चिनाब नदी है, चिनाब नदी के बाद आपका दोस्तों झेलम नदी है, झेलम नदी के बाद आपका दोस्तों रावी नदी है, रावी नदी के बाद आपका दोस्तों विथ नदी है। इसको मैं आपके लिख देता हूं, ये चीजें मैं यहां लिख देता हूं। लंबाई के क्रम में सिंधु नदी तंत्र की नदियां घटते क्रम में यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो इसका दोस्तों पहला हो जाएगा आपका सिंधु, क्योंकि इसकी लंबाई है आपकी लगभग 3180 किलोमीटर। दूसरी नदी हो जाएगी आपकी दोस्तों सतलज, इसकी लंबाई है आपकी लगभग 1500 किलोमीटर, जो कि यहाँ दे रखी है, मैं यहाँ भी मेंशन कर देता हूँ दोस्तों। तीसरी आपकी नदी है दोस्तों, वो है आपकी झेलम नदी, सॉरी तीसरी नदी है दोस्तों आपकी चिनाब नदी। चिनाब की लंबाई है आपकी लगभग 960 किलोमीटर। चौथी नदी है आपकी दोस्तों झेलम नदी, झेलम नदी की लंबाई है आपकी लगभग 725 किलोमीटर। पांचवी नदी है दोस्तों आपकी रावी नदी, रावी की लंबाई है दोस्तों लगभग 720 किलोमीटर। अगली नदी है हमारी छठवीं नदी है, वो है व्यास नदी, व्यास नदी की लंबाई है दोस्तों लगभग 470 किलोमीटर। ये मैंने लंबाई है ये विकिपीडिया से ली गई है, हालांकि हो सकता है इसमें तो थोड़ा बहुत अंतर भी हो सकता है, लेकिन क्रम यही रहेगा आपका साधारणतः। तो दोस्तों ये तो रहा हमारा क्या है कि सिंधु नदी तंत्र। हम अब अगले वीडियो में क्या देखेंगे दोस्तों? गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।